नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। बिहार में उसी पार्टी और उसी गठबंधन की सरकार बनी है जिसकी लोगों को पहले से उम्मीद थी, लेकिन नतीजे जिस स्तर पर आए, जिस पैमाने पर सफलता मिली, वह निश्चित रूप से अनुमान से कहीं अधिक है। इतना एक तरफा और इतना स्पष्ट जनादेश किसी ने कल्पना भी नहीं की। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल करके एक तरह से ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। यह परिणाम केवल जीत नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है कि राज्य के मतदाता ने इस बार किसी भी अतिरिक्त प्रयोग, किसी भी नए समीकरण या किसी अनिश्चित नेतृत्व को मौका नहीं दिया। जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वह यह है कि बिहार चुनाव में विपक्ष कहीं दिखाई नहीं। चुनावी रैलियों से लेकर अंतिम मतदान तक जनता की प्राथमिकता स्पष्ट थी कि स्थिरता और स्थापित नेतृत्व को ही मौका दिया जाए। इसलिए जब अंतिम परिणाम आए और एनडीए की 200 सीटें से ऊपर पहुंच गई तो एक तरह का पॉलिटिकल स्विफ्ट माना जा रहा है। विशेषज्ञ भी इसे हालिया राजनीतिक इतिहास का सबसे निर्णायक और साफ जनादेश बता रहे हैं। अब जरा डेटा के आधार पर समझते हैं कि बिहार चुनाव में किस पार्टी ने कितना प्रदर्शन और कुल सीटों का बंटवारा किस तरह से। पूरा चुनाव 3 बड़े हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है, एनडीए, महागठबंधन और अन्य दल। एनडीए इसमें टोटल 202 सीटें ला करके रिकॉर्ड बना दी। यह गठबंधन इस चुनाव का सबसे बड़ा विजेता बनता है। प्रत्येक पार्टी का प्रदर्शन इस प्रकार रहा जो मैं अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 89 सीटें हैं। जब परिणाम बताता है कि बीजेपी अकेले ही सबसे मजबूत पार्टी बनकर सामने आई। दूसरे नंबर पे है जनता दल, एनडीए की पार्टी है जेडीयू, उसकी टोटल 85 सीटें आई। लगभग बीजेपी के बराबर समर्थन मिला है जो कि गठबंधन को स्थिरता देता है। तीसरे नंबर पे है लोक जनशक्ति पार्टी, ये 19 सीटें लाई। और चौथी नंबर पे है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, शायद आप देख सकते हो लिस्ट पे देख के बताना, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, ये टोटल 5 सीटें लाई। और एक है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये 4 सीटें लाए। तो इन सभी को जोड़ने पर 202 सीटें बनती हैं, जो किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए स्पष्ट बहुमत होता है। अब आप स्क्रीन पे महागठबंधन की जितने भी पार्टीज हैं उनकी लिस्ट को देख सकते हैं, उनका इस चुनाव में क्या योगदान रहा। महागठबंधन मतलब कि विपक्ष इस चुनाव में बेहद कमजोर स्थिति में दिखाई दिया। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी जो बिहार में फाइट कर सकती थी, वो राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर अटकी रह गई। हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही, लेकिन उसका प्रदर्शन औसत से भी कम रहा, उम्मीद से बहुत कम रहा प्रदर्शन उसका। दूसरे नंबर पे आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके नाम 6 सीटें हैं। तीसरे सीपीआई है, उनके नाम 2 सीटें। एक सीपीआई करके पार्टी है, वो 1 सीट। एक इंजीनियर्स पीपुल्स पार्टी, इनकी 1 सीट रही। इन सभी को जोड़ करके महागठबंधन की कुल सीट होती है 35। अब आप स्क्रीन पे अन्य दल की लिस्ट को देख सकते हैं, जो कुल 6 सीट अन्य दल के द्वारा जीता गया, उनका क्या प्रदर्शन रहा, कैसा प्रदर्शन रहा। उसमें है टॉप पे AIMIM, उन्होंने 5 सीटों पे कब्जा जमाया। इनका अच्छा प्रदर्शन सीमांचल के क्षेत्रों में दिखा। और एक है बीएसपी का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है, बट उन्होंने 1 सीटों पे कब्जा जमाया। निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय पूरे चुनावी प्रक्रिया में कहीं भी दिखी। यदि हम केवल आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो यह साफ है कि बिहार में सीटों का वितरण पूरी तरह से एक तरफा रहा। एनडीए ने 202 सीटों के साथ अत्यंत मजबूत स्थिति बनाई है, जबकि विपक्ष कुल 35 सीटों तक सीमित रह गया और अन्य दलों के हिस्से में 6 सीटें आई। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मतदाता का झुकाव इस बार एक पक्षीय रहा है। ये परिणाम सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि नंबर ये बताने के लिए काफी है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सारी सीटों को जोड़कर देखें तो बिहार की सत्ता के समीकरण बहुत साफ दिखाई देते। एक तरफ पूरी तरह से संगठित और मजबूत एनडीए और दूसरी तरफ बटी हुई कमजोर प्रभावी विपक्ष। अब हम उस मुद्दे की ओर गहराई में जाते हैं जिसने पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बढ़ी, वोट चोरी वाला विवाद।
एक तरफ विपक्ष ने इसे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताया तो दूसरी तरफ जनता ने उतना महत्व नहीं दिया और आखिरकार परिणाम एनडीए के पक्ष में और भी ज्यादा झुक गया। तो यह उल्टा कैसे पड़ गया? इनका असर क्यों नहीं पड़ा? वोट चोरी का असर बिहार के लोगों के माइंड में क्यों नहीं आया? और जनता ने आखिर इस विवाद को कैसे समझा? सबसे पहले आप समझिए कि विवाद था क्या। आपको याद होगा महादेवपुरा में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद होगा ये बात। वहां उन्होंने कई वोटर कार्ड और लिस्ट में गड़बड़ियां दिखाई थी। कुछ कार्डों में गलत उम्र, कुछ में पत्ते बदल चुके थे, कुछ एंट्रियां दो बार कई बार एंट्रीज थी, एक ही पते पर कई नाम थे, कुछ मृत लोग भी लिस्ट में थे, कुछ लोग कई वर्षों से बाहर रहते थे पर नाम मौजूद थे। और इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी गलतियां रियल थी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके ठीक बाद हरियाणा में विपक्ष ने इसे हाइड्रोजन बम जैसा बताया, मतलब ये चुनाव का पूरा माहौल बदल देगा। लेकिन जनता ने इसे इतना बड़ा खतरा क्यों नहीं माना? यही समझने की जरूरत है। लोग बोले कि गलतियां हैं लेकिन ये बड़ी चोरी नहीं है। भारत में कई सालों से वोटर लिस्ट में समस्या होती आई है, डुप्लीकेट एंट्रीज, अपूर्ण जानकारी, एड्रेस मिसमैच, पुराने नाम हटना व रह जाना, ये नया समस्या नहीं है। ये समस्या चुनाव आयोग की तकनीकी कमजोरियां हैं, चुनाव आयोग की लापरवाही है। इसलिए जनता ने इस बात को समझा कि गलती है, लेकिन इसे चोरी जैसा अपराध कहना ये तर्क संगत नहीं लगता है। और एक बात है कि टाइमिंग गलत था। मुद्दा सही होते हुए भी विश्वास नहीं जगा पाया। सबने एक बड़ी बात पकड़ी, अगर ये इतना बड़ा मामला है तो ये चुनाव से ठीक पहले ही क्यों सामने आ जाता है? भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई बड़े मुद्दे चुनाव से ठीक पहले खड़े कर दिए जाते हैं, या चुनाव हारने के बाद बहाना के रूप में ठिकरा फोड़ दिया जाता है, बहाना बना दिया जाता है। ईवीएम मशीन, वोटर लिस्ट, बूथ मैनिपुलेशन और कई सारी चीजें जो आप भी सुनते होंगे। इसलिए लोगों को यह राजनीतिक लगा। सीधी भाषा में अगर समझे तो मुद्दा सही है, लेकिन इसे चुनावी हथियार बना दिया। और एक बात है कि जनता ने अपने जीवन में हुए बदलाव को प्राप्त किया। बिहार की जनता पिछले 20 साल के अनुभव पर वोट दी और यह सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लालू यादव के एरा में 90 से 5 जो भी 90 से 5 है शायद, उनके एरा में लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर थे और डेवलपमेंट घटिया स्तर की। नीतीश कुमार के एरा में 2005 से सड़क निर्माण में ऐतिहासिक सुधार हुए, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, लड़कियों की शिक्षा में बड़ी वृद्धि हुई है, पंचायत प्रणाली सक्रिय हुआ है, स्वास्थ्य सेवा कुछ बेहतर हुई है, बिजली कनेक्शन बहुत सारे लोगों को मिले हैं, स्कॉलरशिप और डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं जो भी थी वो मिली है, शराबबंदी हुए हैं, कई जगह मिक्स्ड है लेकिन मैसेज मजबूत दिया गया है। इन चीजों ने लोगों का व्यवहार बदला। जनता का कहना था कि हमने दोनों सरकारें देखी, गलत वोटर लिस्ट से ज्यादा फर्क दैनिक जीवन में दिखने वाला बदलाव करता है, ये बात मानना पड़ेगा। इसलिए वोटर कार्ड वाले विवाद की ताकत पहले ही घट गई, इसका कोई मतलब नहीं होता। एनडीए ने एक साफ, सिंपल और भरोसेमंद नैरेटिव दिया। जब विपक्ष आरोप लगा रहा था तब एनडीए कह रहा काम हो रहा है, रोड नेटवर्क बना, शांति है, योजनाएं पहुंची हैं, केंद्र राज्य तालमेल रहेगा, ये बात मानना पड़ेगा। और एक मास्टर स्ट्रोक में शायद भूल रहा हूँ अभी नाम उसका, उस योजना का नाम क्या है, जिस योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं को बिहार में 10,000 रुपए मिले थे, अकाउंट में उनके डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए। ये बातें किसी भी आम नागरिक के लिए ज्यादा समझने योग्य और भरोसेमंद है। यहाँ एक सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट है, वोटर लिस्ट में गलतियां, गलत पता, डुप्लीकेट एंट्री और कई तरह की जो भी समस्या है, ये सब नई समस्या नहीं है। ये जनता समझती है कि ये समस्या नहीं है, ना ही 2014 के बाद अचानक से, बल्कि यह समस्या भारत की शुरुआती दिनों से रही है। स्वतंत्र भारत के शुरुआती दिनों से यह समस्या रही है, इस बात को मानना पड़ेगा। और यह बात लगभग हर राजनीतिक विश्लेषक स्वीकार करता है। बस कुछ विपक्ष लोग और जो इस एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं उन्हें भी पता है, लेकिन वो बोलते नहीं। यह समस्या सिस्टम की कमजोरी है, किसी एक पार्टी का फायदा नहीं है। अगर कोई ये कहे कि यह गड़बड़ी सिर्फ किसी एक पार्टी की जीत का कारण है तो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं होगा, यह तर्क बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि गड़बड़ी कभी किसी क्षेत्र में ज्यादा होती है, कभी किसी जिले में कम होती है, कभी नाम हटते हैं, कटते हैं, जुड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, गलत एड्रेस चला जाता है।
यह पूरा सिस्टम आधारित है। चुनाव आयोग को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। यह बात तथ्यात्मक और बिल्कुल सही है कि अगर लिस्ट में सटीकता नहीं होगी तो हर चुनाव विवाद का केंद्र बन जाएगा। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात आपको समझनी पड़ेगी कि नीतीश सरकार में कमियां भी हैं और सुधार भी। किसी भी सरकार को पूरी तरह परफेक्ट आप नहीं कर सकते। जैसा मैंने पहले कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट में सुधार हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ तेज रफ्तार में चल रहा है, सही चल रहा है। इनकी कमियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर में अगर हम बात करें तो अपराध तो कम हुए हैं, लेकिन फिर भी सही नहीं है, बस पहले के मुकाबले कम हुए हैं। कई बड़े बड़े केस में पुलिस की कमजोरियां साफ दिखाई देती हैं। छोटे जिले में अभी भी पुलिस व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक नेता मर्डर केस में अंदर गया था, चुनाव भी जीत गया, वापस से आके सत्ता में बैठेगा, तो क्या बोला जा सकता है इसमें? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेवलपमेंट में भी अगर आप देखें तो सड़कें और कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, लेकिन इंडस्ट्रीज, रोजगार, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कई चीजें अभी भी तुलनात्मक रूप से बहुत कमजोर है। महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है, लेकिन हायर एजुकेशन और स्किल बेस्ड जॉब्स की कमी बनी है। यानी सुधार है, लेकिन इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, जितनी बिहार डिजर्व करती है। लेकिन चुनाव में लोग परफेक्ट विकल्प ढूंढते हैं। यहाँ लोकतंत्र में हमेशा दो तरह के विकल्प होते हैं, एक जो कम भ्रष्टाचारी है, दूसरा जो ज्यादा भ्रष्टाचारी है। करप्शन तो है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जब तक जनता नहीं चाहेगी ये वाली बीमारी नहीं जा सकती। कोई भी सरकार बदले, सिर्फ सरकारें बदलेगी, ये चीज जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक खत्म नहीं होता। ऐसी स्थिति में जनता वही चुनती है दो ऑप्शन, जो दोनों में से बेहतर हो उसे वोट जाए। यही कारण है कि नीतीश सरकार में खामियां होते हुए भी लोगों ने देखा कि विकल्प क्या है, और उसी तुलना में एनडीए काफी आगे है। अगर आप चाहें कि नीतीश सरकार और लालू सरकार के जितने भी काम हैं उसकी तुलना करें हम, तो कमेंट करके जरूर बताइए। हम आगे उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। कुल मिलाकर के बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बात साफ कर दी कि मतदाता अब सिर्फ आरोप, प्रत्यारोप या चुनावी शोर को नहीं समझते, बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभव और जमीन पर दिखाई देने वाला बदलाव को ज्यादा महत्व देते हैं। चाहे वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां हो या राजनीतिक बयानबाजी हो, इस सबके बीच जनता ने उसी दिशा में वोट दिया जहां उन्हें स्थिरता, काम और अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प दिखाई। अब एक सवाल आपसे है हमारा, क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ी थी और वोट चोरी वाले आरोप थे वो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते थे, या जनता ने वास्तविकता के आधार पर सही निर्णय दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारी अगली वीडियो के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।